हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिसीज़ की। पार्किंसन डिसीज़ जो है मनुष्य के रिलेटेड है और ये होता है डोपामाइन और एसीएच के इम्बेलेंस की वजह से। यानी कि जो इनहिबिटर डोपामाइन है और एसीएच है, जब वो बैलेंस नहीं होते हैं तो पार्किंसन डिसीज़ क्रिएट होता है। तो हम अब ये क्या होता है, ये क्रोनिक डिसीज़ होती है, प्रोग्रेसिव होती है, मोटर डिसऑर्डर होती है। यानी कि क्रोनिक का मतलब क्या होता है कि जो डिसीज़ धीरे धीरे तो डेवलप होती हैं और धीरे धीरे ही वो क्योर होती हैं। प्रोग्रेसिव भी वही है। सेकंड आता है मोटर डिसीज। तो न्यूरॉन के दो वर्ग, एक सेंसरी होते हैं और एक मोटर होता है। सेंसरी होता है कि जैसे कि हमें मच्छर काटा तो जो हमारा न्यूरॉन होगा वो रिसेप्टर को गेन करेगा और माइंड तक पहुंचाएगा, लेकिन हमें अब क्या करना है वो मोटार डिसाइड करेगा। यानी कि वो जो एक्शन होगा वो मोटार करेगा। तो ये होगा मोटर डिसऑर्डर, यानी कि जो एक्शन लेने में वो बहुत स्लो हो जाता है और जो है एक्शन नहीं ले पाता। नेक्स्ट आता है हमारा करेक्टराइज। ये रिजिडिटी होती है, ट्रिमर होती है। ट्रिमर का मीन होता है झटके, यानी कि उसमें बहुत सारे झटके आते हैं जिसे पार्किंसन डिसीज होती है। अदर आता है हमारा ब्रैडीकाइनेसिस। ब्रैडीकाइनेसिस का मतलब ये है कि स्लो वॉलेंटरी ऑर्गन। वॉलेंटरी और अनवॉलेंटरी दो ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के। वॉलेंटरी ऑर्गन वो होते हैं जो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार हम उन्हें मूव करा सकते हैं। अनवॉलेंटरी वो होते हैं जिन्हें हमारी इच्छा का कोई भी बस नहीं चढ़ता है। यानी कि जैसे कि हार्ट बीट, ये क्या है अनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी मूवमेंट करना, मसल्स को मूवमेंट कराना, ये सब वॉलेंटरी है, तो वो स्लो हो जाती है। तो ये एक होता है ब्रैडीकाइनेसिस। अब हमने इसका दो डायग्राम बनाए हैं यहाँ पे। ये क्या है, बैलेंस है। जब डोपामाइन, इनहिबिटेड डोपामाइन और एसिटाइलकोलिन जब बैलेंस होते हैं तो पार्किंसन डिसीज कॉज नहीं होता है, क्रिएट नहीं होता है। और जब अगर एसिटाइलकोलिन की जो सीक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा अमाउंट में वो सीक्रेट होता है, तो और डोपामाइन इनहिबिटर वो कम हो जाता है, तब हमारी पार्किंसन डिजीज़ कम होती है। अब इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं हम। तो सिम्टम्स में हम देखते हैं, पहला आता है एक्सेसिव सलाइवेशन। एक्सेसिव सलाइवेशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा सीक्रेट होना। यानी कि मोस्टली ऐसा होता है कि जिससे पार्किंसन डिसीज़ है, यानी कि वो कुछ हद तक है अदर देन 50%, तो सलाइवा हमेशा क्रिएट होता ही रहता है, सीक्रेट होता ही रहता है। नेक्स्ट आता है अब नॉर्मल पोस्चर। अब नॉर्मल पोस्चर का मतलब क्या है कि अगर हम कहें कि हमारी तरह सीधा खड़ा हो जाए या हमारी तरह मूव करे, हमारी तरह बातें करे, तो ये इम्पॉसिबल है। तो वही एबनॉर्मल पोस्चर होता है। हमेशा एक बनावटी फेस लेके घूमना, वही होता है हमारा एबनॉर्मल पोस्चर। अब भी होते हैं केस इन्वॉल्व, यानी कि केस जो होते हैं वो मोस्टली कब होते हैं, किन लोगों में क्रिएट होते हैं, किन लोगों में पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 65 ईयर एज से ऊपर, यानी कि जो 65 एज से एवब होते हैं उनमें पार्किंसन डिसीज़ पाने की संभावना होती है। अब इसकी एटियोलॉजी, यानी कि कॉज, कारण जिसकी वजह से ये कॉज होता है। तो पहला इम्बेलेंस बिटवीन इनहिबिटेड डोपामाइन एंड एक्साइटेड एसिटाइलकोलिन या कोलिनर्जिक। तो ये क्या होता है, इम्बेलेंस हो जाते हैं इनहिबिटेड डोपामाइन और एक्साइटेटरी एसिटाइलकोलिन। जो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर डोपामाइन इनहिबिटर हमारा डैमेज हो जाए तो एसीएच की जो सीक्रेशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा। सेकंड हमारा एटियोलॉजी क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामाइन न्यूरॉन, यानी कि डोपामाइन नर्जिक न्यूरॉन का डिस्ट्रक्शन। जैसे कि हमारा ये क्या है, डोपामाइन न्यूरॉन, और ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये जैसे कि हमारा न्यूरॉन है, डोपामाइनिक न्यूरॉन है और डोपामाइन इनहिबिटर क्रिएट कर रहा है। अब अगर यहाँ पे ये डैमेज हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो डोपामाइन क्रिएट होगा ही नहीं। जब डोपामाइन नहीं होगा, इनहिबिटर ही है चूँकि वो इनहिबिट करता है, और तो एसिटाइलकोलिन की जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम लेके स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो स्टेप में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, इनके अकॉर्डिंग हम समझाते हैं कि आखिर ये पार्किंसन डिसीज होता कैसे है। तो पहले हमने ये न्यूरॉन बनाए हैं। ये न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन है, इनहिबिटरी गामा न्यूरॉन है। फिर उसके बाद ये सब्सटेंसिया निग्रा है स्टेप 2 में, और इसके बाद ये इनहिबिटरी डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन है। उसके बाद ये एसिटाइलकोलिन नर्व है। ये क्या है, नर्व। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, जो गामा इनहिबिटरी गामा न्यूरॉन है वो किसी भी हमारे जो न्यूरॉन होगा उसे रिलीज़ करेगी सब्सटेंसिया निग्रा में, और उसके बाद ये कहाँ जाएगा, हमारा इनहिबिटरी डोपामाइन न्यूरॉन में। और उसके बाद हमारा एसिटाइलकोलिन, चूँकि ये इनहिबिटरी है तो जो एसिटाइलकोलिन नर्व है वो एसिटाइलकोलिन को सीक्रेट कर रही है, रिलीज़ कर रही है, तो ये क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। यानी कि ज़्यादा अमाउंट में एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं हो सकता है क्योंकि ये इनहिबिटरी डोपामाइन है, तो इनहिबिट करेगी इस वजह से। लेकिन अगर ऐसा हो जाए
कि ये वाली जो सेल है, ये जो नर्व है, ये हमारी डेथ हो जाए, इनहिबिटरी नर्व जो है डेथ हो जाए, तो डोपामाइन, इनहिबिटरी डोपामाइनर्जिक सीक्रेट नहीं होगा। जब वो सीक्रेट नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन की अमाउंट ज़्यादा रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से पार्किंसन डिसीज़ कॉज होगा। सेल डेथ हो जाए, इसकी वजह से अगर ये सेल डेथ हो चुकी है तो लो डोपामाइनिक रिलीज़ होगा, यानी कि डोपामाइन बहुत कम रिलीज़ होगा। और अगर कम्प्लीटली अगर जो हमारी नर्व है कम्प्लीटली अगर वो जो है डैमेज हो गई है तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में ये क्रिएट होगा। और स्टेप 3 में कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और पार्किंसन डिसीज़ क्रिएट हो जाएगा। अगर लेस इनहिबिटेड डोपामाइन होगा तो एसिटाइल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ट्रिगर एबनॉर्मल सिग्नल हो जाएंगे, यानी कि जो हमारे मूवमेंट होते हैं साथ के, जैसे कि हमें खाना खाना है तो हमारी जो हम मसल्स को ऑर्डर करेंगे, मसल से मूव करेंगे, वो स्लो करेंगे। जब वो स्लो करेंगे, इम्पेयर मोबिलिटी, मूवमेंट होएगा ही नहीं, किसी चीज़ का मूवमेंट किसी चीज़ का इजीली होएगा ही नहीं, तो वो और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, पार्किंसन डिसीज़। अगर समझ में ना आया हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं।